नमस्कार। चलिए आज इतिहास के एक ऐसे पल को समझते हैं जब पूरी दुनिया ने मिलकर पहली बार हमारे प्लैनेट के बढ़ते हुए तापमान पर एक तरह से कहें तो ब्रेक लगाने की कोशिश की। जी हाँ, ये कहानी है क्योटो प्रोटोकॉल की, क्लाइमेट चेंज के खिलाफ हमारी धरती का पहला बड़ा कानूनी वादा। देखिए, ये कोई मामूली समझौता नहीं था। ये एक बहुत ही एम्बिशियस और सच कहूं तो एक हिम्मत वाला ग्लोबल एफर्ट था। सोचिए, हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि देशों ने लीगली खुद को प्रदूषण कम करने के वादे में बांधा। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर 1990s में ऐसा क्या हो रहा था, मतलब क्या जरूरत पड़ गई थी कि इतने बड़े समझौते तक बात पहुंच गई। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पर गौर करते हैं। दुनिया का पहला लीगली बाइंडिंग क्लाइमेट डील कौन सा था? अब ये सिर्फ एक फैक्ट नहीं है, इसी सवाल के जवाब में ही क्योटो प्रोटोकॉल की पूरी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस छिपी हुई है। तो सवाल ये है कि सिचुएशन इतनी सीरियस क्यों हो गई थी? 1990s की शुरुआत में साइंटिस्ट एक बहुत ही खतरनाक ट्रेंड देख रहे थे। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल 355 पार्ट्स पर मिलियन को भी पार कर गया था। ये वो नंबर था जो सबके लिए एक अलार्म बेल की तरह था। ये बिल्कुल साफ था कि अगर अब कुछ नहीं किया गया तो इसके नतीजे बहुत गंभीर होंगे। तो चलिए अब आते हैं प्रोटोकॉल के दिल पर, यानी क्योटो का वादा। इसमें हम इसके कोर आइडिया और उस रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल को समझेंगे जिसने सब कुछ बदल दिया। क्योटो का जो सबसे रेवोल्यूशनरी आइडिया था ना, वो था कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का सिद्धांत। मतलब एकदम सीधा था। देखो भाई, क्लाइमेट चेंज हम सबकी कॉमन प्रॉब्लम है, ठीक है, लेकिन जिन अमीर इंडस्ट्रियल देशों ने दशकों तक पोल्यूशन फैलाकर डेवलपमेंट किया है, उनकी हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो ज्यादा बनती है इसे ठीक करने की। ये ग्लोबल डिप्लोमेसी में एक बहुत ही बोल्ड और बिल्कुल नई सोच थी। तो ठीक है, सिद्धांत तो समझ आ गया, पर ये काम कैसे करता था? चलिए अब इसकी रूल बुक के अंदर झांकते हैं और इसके मैकेनिक्स को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो ये प्रिंसिपल जमीन पर कैसे उतरा? देखिए, प्रोटोकॉल ने दुनिया को दो ग्रुप्स में बांट दिया। एक तरफ थे एनेक्स आई देश, मतलब अमीर इंडस्ट्रियल नेशंस, जिनको एमिशन कम करने के लीगल टारगेट्स दिए गए, और दूसरी तरफ थे नॉन एनेक्स आई देश, यानी डेवलपिंग नेशंस, जिन पर कोई बाइंडिंग टारगेट नहीं लगाया गया ताकि वो अपना डेवलपमेंट जारी रख सकें। ये जो डिवीजन था, ये सीधा सीधा उसी डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाले सिद्धांत का एप्लीकेशन था। लेकिन कहानी सिर्फ टारगेट्स तय करने पर खत्म नहीं हुई। इन टारगेट्स को अचीव करने में मदद करने के लिए प्रोटोकॉल ने तीन बड़े ही इंटरेस्टिंग फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म्स भी इंट्रोड्यूस किए, जो मार्केट बेस्ड प्रिंसिपल्स पर काम करते थे। इनमें से पहला था एमिशन ट्रेडिंग। इसको बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि हर देश के पास एक पोल्यूशन बजट है। अब अगर कोई देश अपने बजट से कम पोल्यूशन करता है, तो जो हिस्सा उसने बचाया वो उसे किसी ऐसे देश को बेच सकता है जिसे ज्यादा की जरूरत है। इसे ही कैप एंड ट्रेड सिस्टम कहते हैं। दूसरा मैकेनिज्म था क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म या सीडीएम। इसके अंडर कोई डेवलप्ड देश किसी डेवलपिंग देश में कोई ऐसा प्रोजेक्ट लगा सकता था जो एमिशन कम करे, और ऐसा करके वो कार्बन क्रेडिट्स कमा सकता था। इसका डबल फायदा था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना और कम लागत पर एमिशन कट्स हासिल करना। और फिर तीसरा था जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन, यानी जेआई। ये सीडीएम जैसा ही था, पर ये दो डेवलप्ड देशों के बीच काम करता था। तो ये जो तीनों मार्केट बेस्ड टूल्स थे ना, इन्हें इसलिए बनाया गया था ताकि क्योटो सिर्फ नियमों की एक किताब बनकर न रह जाए, बल्कि एक डायनामिक सिस्टम बने। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रियल वर्ल्ड में इसका इम्पैक्ट क्या रहा। बात करते हैं इसकी सक्सेसेस और शॉर्टफॉल्स की। तो सवाल ये है कि क्योटो असल में कितना सक्सेसफुल रहा। सच कहूं तो इसका रिपोर्ट कार्ड थोड़ा मिक्स्ड है। इसकी सबसे बड़ी जीत, भाई ये पहला लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट था और इसने कार्बन मार्केट्स की फाउंडेशन रखी जो आज तक चल रहे हैं। पर इसकी सबसे बड़ी नाकामी ये थी कि दुनिया के सबसे बड़े एमिटर्स में से एक, यूनाइटेड स्टेट्स, उसने इसे कभी रैटिफाई नहीं किया, और ओवरऑल जो टारगेट्स रखे गए थे वो क्लाइमेट चेंज की स्पीड को कम करने के लिए फ्रैंकली काफ़ी नहीं थे। तो इसका मतलब ये है कि अगर क्योटो प्रोटोकॉल पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं था, तो क्या उसे भूल जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब बात करते हैं इसकी लास्टिंग लेगेसी की, कि इसने आज की क्लाइमेट पॉलिसी को कैसे शेप किया है।
ये टाइमलाइन पूरी कहानी को एकदम साफ कर देती है। 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल अडॉप्ट हुआ, 2005 में लागू हुआ और 2012 में इसका पहला कमिटमेंट पीरियड खत्म हो गया। और फिर ठीक इसके बाद 2015 में इसी के एक्सपीरियंसेस पर बना पेरिस एग्रीमेंट आया। मतलब दोनों के बीच एक डायरेक्ट हिस्टोरिकल लाइन है। तो क्योटो की कमियों से दुनिया ने क्या लेसन्स लिए? बहुत कुछ। जब पेरिस एग्रीमेंट बन रहा था तो क्योटो के सबक दिमाग में थे। पहली बात तो ये समझ आई कि अमेरिका जैसे बड़े देशों के बिना कोई भी डील अधूरी है। मतलब यूनिवर्सल पार्टिसिपेशन जरूरी है। और दूसरी बात, हर देश पर एक ही टारगेट थोपने से बेहतर है कि उन्हें अपने टारगेट्स खुद तय करने की फ्लेक्सिबिलिटी दी जाए। इस तरह से देखें तो क्योटो की जो कमियां थीं वो फ्यूचर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन बन गईं। तो आखिर में हम क्योटो को कैसे याद रखें? क्या वो एक फ्लॉड फर्स्ट ड्राफ्ट था या एक नेसेसरी फर्स्ट स्टेप? शायद सच कहीं बीच में है। हाँ, ये एक इम्परफेक्ट शुरुआत थी, लेकिन ये एक जरूरी शुरुआत थी। एक ऐसा पहला कदम जिसकी गलतियों से सीखकर ही दुनिया आज एक बेहतर और ज्यादा इंक्लूसिव क्लाइमेट एक्शन की तरफ बढ़ पाई है।